तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम लोग सीखेंगे 52/17 सिस्टम, 52/17 सिस्टम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। मैनेज वर्क लिस्ट के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का भटकाव, आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और आप ना सही तरीके से कैसे कहें, ना कहने का सही तरीका सीखेंगे। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज के क्लास में इन 5 टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला टॉपिक है 52/17 सिस्टम। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि 52/17 सिस्टम है क्या। 52/17 सिस्टम क्या है? व्हाट इज 52/17 सिस्टम? 52/17 सिस्टम क्या है? तो यह टाइम मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव टूल्स है, एक इफेक्टिव वे है, एक इफेक्टिव टूल्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 52 मिनट फोकस वर्क और 17 मिनट ब्रेक लेते हैं। यह हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एक गोल्डन स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज नॉट वर्किंग लॉन्गर बट वर्किंग स्मार्टर विद फ्रीक्वेंट ब्रेक। कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट, रहस्य, प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी का रहस्य कोई लंबे समय तक लगातार काम करना नहीं है, बल्कि आपको थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्रेक लेके, फ्रीक्वेंट में थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्रेक लेके स्मार्ट तरीके से काम करना है। अगर थोड़े थोड़े ब्रेक लेके स्मार्ट तरीके से आप काम करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बशर्ते कि एक बहुत देर तक लगातार काम करने की तुलना में। अब अगला सवाल है कि ब्रेक क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रेक की जरूरत क्यों होती है। तो पहले आप ये बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें लगातार बिना ब्रेक के 100% फोकस से काम कर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लगातार 100% फोकस से लगातार घंटों, कई घंटों काम करते रह जाए। उसके अंदर बोर्डम हो जाए, वो बोर फील करने लगेगा। ब्रेन आल्सो फंक्शन इन साइकिल ऑफ एनर्जी एंड फटीग। लगातार करने से हमारा दिमाग थक जाता है, हमको बोर फील होने लगता है, तो हमें बीच बीच में ब्रेक की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार मसल्स सिकुड़ता है, फैलता है, उसी तरह हमारे ब्रेन को काम करने के बीच बीच में रेस्ट की जरूरत होता है। रेस्ट करने के दौरान हमारा शरीर फिर से रिफ्रेश हो जाता है, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, जिसके कारण हम फिर से फोकस कर पाते हैं। लेकिन लगातार हम काम करेंगे तो बोर हो जाएंगे, अब फिर हमारा फोकस डिस्टर्ब होने लगेगा, फोकस काम पर नहीं रहेगा। इसलिए हमें रेस्ट की जरूरत होती है। जिस लगातार काम करने लगते हैं तो आप बोर होने लगते हैं, आपका मन भटकने लगता है, मन करता है कि बीच बीच में रील्स देख ले, मोबाइल चला ले। तो अगर हम ब्रेक ले लेते हैं तो ये आपका बोरडम कम जाता है, बोर होना कम हो जाता है। फिर से आपका मन, अगर ब्रेक लेके आके करेंगे तो फिर से मन लगेगा, फिर आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। अगर लंबे समय तक आप करते हैं तो बोर हो जाते हैं, आपको नींद आने लगती है, आपका फोकस हिलने लगता है। अगर कोई स्टूडेंट है लगातार 6 घंटा पढ़ाई करता है तो वह उसको नींद आने लगती है, सोने लगता है, उसका ध्यान भटकने लगता है। वही अगर बीच बीच में वह इंटरवल लेके, ब्रेक लेके काम करे तो वह फोकस कर पाएगा, अपना पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। ब्रेक उसका अटेंशन को, उसका ध्यान को फिर से ले आता है, उसको फोकस करने पे मदद करता है, उसका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाता है फोकस करने के लिए। देखिए, ब्रेक प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंप्रूव करता है ब्रेक। अगर कोई कोडिंग वाला कार्य कर रहा हो, कोडिंग करके प्रोग्राम बनाना, तो उस समय लगातार काम कर रहा है, उस काम के दौरान कोई एरर आ गया, कोई उसमें कमियां आ गई, तो उसको सुधारने में बहुत समय लगाएगा, तो उससे उसका नहीं सुधरता है। जबकि वह ब्रेक लेके आता है, फिर काम करता है, तो उसका तुरंत एरर का समाधान मिलता है। अगर आप मैथ बना रहे होंगे, मैथ सब्जेक्ट, तो उसमें कभी कभी कोई मैथ नहीं बनता है, आंसर नहीं आता है, तो आप बहुत परेशान होकर बार बार कोशिश करिएगा, तैयो आपको गलतियां नहीं मिलेगा, बार बार आंसर नहीं आएगा। लेकिन वही आप जब ब्रेक लेके फिर दोबारा आके बनाते हैं तो बन जाता है। तो क्योंकि ब्रेक लेने से हमारा माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाता है, फिर से हम उस पर फोकस कर पाते हैं अपने काम पर। तो हमारा माइंड 2 मोड में काम करता है, एक है फोकस मोड, दूसरा है डिफ्यूज मोड। फोकस मोड में इसको काफी ध्यान देना पड़ता है,
पॉइंट एक ही काम पर विशेष फोकस मतलब ध्यान देना पड़ता है, इधर उधर की बात पर कम करके, तो उसमें काफी एनर्जी लगता है। तो फोकस मोड में आता है जैसे कुछ सीखना, लर्न करना, कुछ लिखना, पढ़ाई करना, खाना बनाना, ये सब फोकस मोड में आता है। जैसे आप पहली बार खाना रोटी बना रहे हैं तो उस समय भी फोकस मोड का में आपको काम करेंगे, लेकिन आप बार बार बना रहे हैं रोटी तो फिर उसके बाद कम ध्यान देने की जरूरत पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज मोड। डिफ्यूज मोड में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता, आपका माइंड ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तो डिफ्यूज मोड में आप तभी काम कर सकते हैं जब आप उस काम को पहले कई बार बहुत बार कर चुके होंगे, तब उसमें कम ध्यान लेके भी आप काम कर सकते हैं। जो गृहिणियां, हाउसवाइफ बहुत पहले से बहुत दिनों से रोटी बना रहे तो मतलब कम ध्यान होके रोटी भी बना लेते, उसको ऑटो पायलट मोड में चलने लगता है। जब आप साइकिल रोज चलाते हैं तो जिसको साइकिल चलाने आता है तो इधर उधर देखते हुए भी साइकिल चला लेता है, लेकिन पहली बार जब सीख रहा है तो उसको काफी फोकस देना पड़ता है। तो हमारा माइंड डिफ्यूज मोड और फोकस मोड दो मोड में काम करता है। फोकस मोड में एकदम पूरा गौर एक ही वर्क पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, जबकि डिफ्यूज मोड में आप इधर उधर थोड़ा मोड़ा ध्यान कम ध्यान देके भी काम कर सकते हैं। तो डिफ्यूज मोड में कुछ काम आता है जैसे टहलते हुए हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पैर पर देखो नहीं करते, आगे देखते हुए चलते रहते हैं। डिफ्यूज मोड में हम लोग स्नान कर सकते हैं, कोई ब्रेक लेते समय डिफ्यूज मोड में रहता है। तो अगर एक ही काम को बहुत बार आप कर चुके हैं तो वैसे काम को आप डिफ्यूज मोड में भी कर सकते हैं। तो हमारा माइंड दो मोड में काम करता है, फोकस मोड और दूसरा डिफ्यूज मोड। एग्जाम्पल हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो कोई अगर प्रोग्राम बना रहे उसमें एरर आ जाता है तो लगातार एरर सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका एरर हाल ही सुधरता नहीं है, जबकि वह जब ब्रेक लेने चले जाते हैं तो उसके बाद आते हैं तो उनका एरर तुरंत समाप्त मतलब एरर का समाधान मिल जाता है, उनका प्रोग्राम एरर पता लग जाता है। तो जब हम ब्रेक लेके आते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर से हम फोकस कर पाते हैं। डिफ्यूज मोड में कभी कभी आइडिया ज्यादा आता है, जब आप स्नान कर रहे होंगे कि पानी वाला झरने के नीचे तो आपको आइडिया आएगा, रिलैक्स करते करते कभी कभी आइडिया आएगा तो उसको लिख लेना चाहिए। तो डिफ्यूज मोड में बेहतर आइडिया आता है। जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था तो कोई क्लासरूम में गुरुत्वाकर्षण के खोज नहीं किए थे, वह आराम कर रहे थे बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे। तो ऊपर से सेव किया तो उसने उसके बारे में काफी सोच विचार किया और बाद में उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी दिया, ग्रेविटेशनल के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण के रूल के बारे में बताया। तो उस समय वो रिलैक्स मोड में थे, तो रिलैक्स मोड में आइडिया बहुत आता है। ब्रेक हेल्प री इवेल्युएट गोल, ब्रेक आपको आपका जो भी गोल है उसको एक बार फिर से विचार करने में मदद करता है कि आप अपने गोल के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। ब्रेक में आप उसको विचार करते हैं, ब्रेक में आप अपने गोल के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। ब्रेक से आप देखते हैं कि आप अपने गोल के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। ब्रेक से आप मोटिवेट फिर होते हैं, आपका फोकस फिर बढ़ जाता है। ये सब ब्रेक लेने से फायदे हैं। हमारा जो माइंड मतलब फोकस नहीं करने लगता है, माइंड तो ब्रेक लेने से फिर से वो फोकस मोड में आ जाता है, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 52/17 सिस्टम से क्या लाभ है। 52/17 सिस्टम का हम यूज करके हमारा फोकस वर्क हो जाता है, हमारा फोकस बढ़ जाता है काम में, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। 52/17 सिस्टम को हम कैसे यूज करें, तो इसके लिए आपको पहले तो वर्क लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं। फिर वर्क लिस्ट में आपको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, कौन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन काम कम इंपॉर्टेंट। इसमें ईट द फ्रॉग टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन वह काम कठिन लग रहा हो तो उसको पहले करना है। ईट द फ्रॉग टेक्निक, मेढक खाना। तो इंडिया में तो मेढक खाना को बहुत बेकार समझा जाता है, मेढक निकलना। तो यहाँ मेढक खाना नहीं, इसको बाहर से विदेश से मतलब बाहर के लोगों ने इस टेक्निक को बनाया, इसलिए ईट द फ्रॉग टेक्निक नाम रखा है। मेढक खाना का मतलब है कि आपको जो कठिन काम लगता है, जो काफी मुश्किल लगता है लेकिन वह काम इंपॉर्टेंट है, उससे रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसको पहले कर लेना है। आपको 52/17 सिस्टम को यूज करने के लिए आपके पास आप टाइमर यूज कर सकते हैं। मोबाइल में स्मार्टफोन में टाइमर रहता है, इसके अलावा डेस्कटॉप
टाइमर ऐप आता है डेस्कटॉप, आपको कंप्यूटर में भी टाइमर रहता है। कुछ ऐप्स भी आते हैं डेस्क टाइम, इंटरवल टाइम, फोकासू, 52/17 टाइमर। तो उसमें आपको 52 मिनट टाइमर लगा के आप स्मार्टफोन में सभी के पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं। 52 मिनट टाइमर लगा दीजिए, काम के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि आपको तो जब काम के 52 के बाद ब्रेक तो लेना ही है। तो काम के दौरान हम फोकस वर्क है, जैसे ही काम 52 मिनट पूरा हो जाए फिर उसके बाद 17 मिनट के टाइमर लगाइए और रेस्ट करके आइए, फिर से उसको साइकिल को रिपीट करिए। 52 मिनट के दौरान आपको एकदम फोकस वर्क करना है, कोई मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक समय में एक ही काम करना है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया इस सबको बंद करके रख देना है, दूर रख देना है, या उसको नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फोकस मोड में मोबाइल को डाल दीजिए। 17 मिनट जब आप रेस्ट कर रहे हैं उस समय काम की बातें नहीं, लेकिन अगर कोई आइडिया आ जाए तो उसको वेलकम करना है, उसको आइडिया को नोट कर लेना है, लेकिन काम की जनरली बातें नहीं करना है। उसमें उसमें आप क्या कर सकते हैं, टहल सकते हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं, हेल्दी स्नैक खा सकते हैं, मेवा हुआ होता है जो काजू किशमिश ये सब चीजें, हेल्दी स्नैक्स। आप दोस्तों से बातें कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ये आप ब्रेक के दौरान आपको करना है। ब्रेक लेने से आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाता है। इस तरह से आपको 52/17 सिस्टम को यूज करना है। कुछ स्टूडेंट के लिए टिप्स देते हैं। आपको भी अपने 52/17 सिस्टम को पढ़ाई में उपयोग करना है। जब आप टेक्निक का यूज करिएगा तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, बशर्ते आप एक बहुत लंबे समय तक लगातार पढ़ने की तुलना में, क्योंकि हमारा ब्रेन भी मसल की तरह काम करता है। मसल किस तरह से सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो उसी तरह हम अगर काम करते हैं बीच में रेस्ट लेते हैं, काम करके बीच में रेस्ट लेते हैं, तो हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छा से काम करता है। इसके अलावा आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में 52/17 के जगह पर यहाँ पर 25/5 होता है। 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट रेस्ट होता है। इस तरह से आपको 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट रेस्ट को एक पोमोडोरो कहते हैं। तो 4 पोमोडोरो के बाद आपको 15 से 30 मिनट रेस्ट लेना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टेक्निक है पोमोडोरो। बाकी सब जो 52/17 सिस्टम बताएं वही है, केवल खाली इसमें समय का अंतर है। तब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मैनेज वर्क लिस्ट। आपका वर्क लिस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले वर्क लिस्ट मैनेज करने से पहले आपको पहले तो वर्क लिस्ट बनाना है। कार्य की सूची, टू डू लिस्ट भी इसको बोलते हैं। क्या क्या काम आपको करने उसकी एक लिस्ट बनानी है। फिर उन लिस्ट को ग्रुप में विभाजित करना है, कौन काम कठिन है, किसकी प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता में कौन काम पहले करना है, फर्स्ट नंबर पर कौन काम करना है, सेकंड नंबर पर कौन काम करना है। इसको अंग्रेजी में प्रायोरिटी बोलते हैं, हिंदी में प्राथमिकता बोलते हैं। इसको आप जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, प्राथमिकता, चॉइस और विलिंगनेस में इच्छा, इन 4 कैटेगरी के अनुसार में किसी भी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है प्राथमिकता के अनुसार डिवाइड करना। और इसमें से जो काम मुश्किल लगे लेकिन वह काम आपके जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो उसको सबसे पहले करना है। इट्स द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब जो काम मुश्किल लगे उसको पहले कर देना है। आपका जो भी मोस्ट डिफिकल्ट कार्य है, डिफिकल्ट टास्क काम, लेकिन वह इम्पोर्टेंट उसको सबसे पहले करना है। इसी को बोलते हैं इट्स द फ्रॉग टेक्निक। इट्स द फ्रॉग टेक्निक, मेढक निगल लो सबसे पहले, मतलब कठिन काम सबसे पहले कर लो। देखो कठिन काम ही अच्छे रिजल्ट देखते हैं। पढ़ना किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जो आदमी अच्छा से पढ़ता है वो सफल होके उसको आगे के जीवन सुधर जाता है। तो कठिन काम ही हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरा है कि आपका जो डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, जो काम कठिन लग रहा है, उसको आसान कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, कार्यों की सूची बनानी है। वह कार्य आपका डेली हो सकता है कि दिन में कौन कौन काम करने हैं, वीकली हो सकता है, मंथली, ईयरली। आपको इस तरह से बना सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली अपने कार्यों की एक सूची बना लीजिए। फिर उसको प्रायोरिटी आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए,
प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकी बना दिए कि पहला इन नंबर पर ये काम होगा, उसके बाद ये होगा, दूसरा नंबर पर, उसके बाद तीसरा नंबर पे होगा। इस तरह से क्रम बना लीजिए। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे सफल लोग होते हैं, उनके सेक्रेटरी रहती है, पर्सनल असिस्टेंट रहता है, पीओ, जो उसको किससे मिलना है, कब किससे मिलना है, किससे कब मीटिंग है, उसके क्या क्या काम होने हैं, पूरे दिन का शेड्यूल रहता है उसके पास। कितना बजे उठेंगे, इतना बजे से इतना बजे तक अपना डेली रूटीन करेंगे, फिर किनसे मिलना है, पूरा शेड्यूल होता है पीए के बाद, पर्सनल असिस्टेंट के पास। तो आपके पास तो पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, तो आपका पर्सनल असिस्टेंट खुद को बनाना है, अपने आप को, और रूटीन बनाना है कि कब क्या आपको काम करने हैं, वर्क लिस्ट बनाना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है और उस पर वर्क करना है टाइम के अनुसार शेड्यूल बना के। अब जो भी हमको काम करना है उसको पहले से ही प्लानिंग कर लेना है, उस काम में क्या क्या चुनौतियां आएगा, एम मैन मटेरियल मशीन क्या क्या चीज की जरूरत है पहले से ही प्लानिंग कर लेना है, उस काम के दौरान क्या क्या चुनौतियां आएगा उसका भी प्रिपरेशन कर लेना है। अगर हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं तो जिसके कारण हमारा काम जल्दी और कम समय में पूरा हो जाता है। अगर पहले से प्लानिंग ना करेंगे, कोई समस्या आ जाएगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा उस काम को करने में। तो जो अगर काम रिपीटेटिव है, मतलब कई बार कर चुके हैं, अगर कोई काम पहली बार कर रहे हैं तो उसमें तो पहले से पता नहीं लगता, लेकिन उसके बारे में स्टडी करके उसका भी कुछ प्रिपरेशन किया जा सकता है। लेकिन जो काम रिपीट है, पहले क्या क्या समय था उसको पता है, तो उसके लिए जितने चीज की अरेंजमेंट की जरूरत है वो पहले से ही प्लानिंग करके रखिएगा, तो आपका काम समय पर हो जाएगा, कभी कभी समय से पहले भी हो जाएगा अगर सही प्लानिंग होगी तब। इफेक्टिव प्लानिंग उसी को बोलते हैं जो हम जितना समय प्लानिंग के उससे पहले हो जाना या उतना समय पर पूरा हो जाना इफेक्टिव प्लानिंग कहलाता है। अब यहाँ पर एक ABCD रूल भी होता है, ABCDE रूल। ये मतलब होता है एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट वर्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो, अति महत्वपूर्ण कार्य, उसको आपको ही करना है, सबसे पहले करना है वैसे काम को। डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क उसको सबसे पहले करना है। बी मतलब होता है बैडली नीडेड टू डन, वैसे काम जो आप करना नहीं चाहते लेकिन वह करना जरूरी है, तो वैसे काम को बोलते हैं बैडली नीडेड टू डन। उसको भी आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कब इसको करना है, उसको प्रायोरिटाइज बना दीजिए, प्राथमिकता बना दीजिए। सी मीन्स होता है कैन डू योर सेल्फ, वैसे काम जो आपको ही करना है, तो आपको भी उसका भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसको आपको बैडली नीडेड टू डन काम को आपको प्रायोरिटाइज बनाना पड़ेगा, क्रम बनाना पड़ेगा कि किसके बाद कौन काम होगा, और वैसे काम जो आपको ही करना उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल मीन्स समय सारणी। डी मतलब होता है डेलीगेट टू अदर, वैसे काम जो रिपीटेड है, वो काम जो आपके अलावा आपका नीचे के अधीनस्थ आपका टीम मेंबर एम्प्लॉय वो कर सकता है, तो उसको आपको डेलीगेट कर देना, उसको सौंप देना है काम को। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसको हम नहीं भी करें तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तो ऐसे काम को एलिमिनेट करना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है अननेसेसरी वर्क को, जो आपको प्रोग्रेस को धीमा करता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, वैसे कामों को आपको लिस्ट से हटा देनी है, उसमें क्रॉस लगाना है कि काम नहीं करना है, लेकिन लिस्ट में नोट करना है लेकिन उसको क्रॉस लगाना है, कोई काम नहीं करना है। आपको ABCDE रूल को फ्लो करिए और इससे अपने प्रोडक्टिविटी और अपना फोकस बढ़ाइए। ABCDE मेथड के साथ साथ आपको अपने स्किल्स, अपने कौशल को भी बढ़ाना है। आप में इतने कौशल होना चाहिए कि आप में खुद से कॉन्फिडेंस आए कि हम पैसा कमा के अपना और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छी तरह से गुजार लेंगे। आप में इतने स्किल्स होना चाहिए। तो आपको समय समय पर स्किल्स बढ़ाना भी है। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ाई कर लिए, हमने BA पास कर लिया, अब हमको नहीं पढ़ना है। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है,
जो खाली पढ़ लिए उतने तक रह जाइएगा तो कब आपकी नौकरी चली जाएगा, कोई नौकरी कर रहा है तो कब चला जाएगा कुछ पता नहीं है, कब आपकी जो पढ़ाई पर है वो बेकार हो जाएगा कोई पता नहीं है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए आपको अपने स्किल्स, अपने ज्ञान को बदलते रहना, अपग्रेड करते रहना है। उसमें अपग्रेड करते रहता है। आप अपने मोबाइल को ही देख लीजिए ना, आप आपका मोबाइल अपडेट नहीं करते हैं, सही से काम करने लगता है, वो नहीं करने लगता तो मोबाइल फेंका जाता है, तो उसको अपडेट करते हैं। कभी कभी अपग्रेड भी आता है, अपग्रेड मीन्स बहुत बड़ा चेंज, अपडेट मीन्स छोटा चेंज। तो आपको भी अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए आपको अलग से पूरा कोर्स करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कोर्स। अपडेट मीन्स छोटा छोटा आप स्किल सीख के बढ़ा सकते। अपग्रेड मीन्स बहुत बड़ा चेंज, अपडेट मीन्स छोटा चेंज, बस सिंपल सा ही मतलब है। आईटी वाला स्टूडेंट रहता है जो प्रोग्रामिंग सब सीख के आता है, तो वही स्किल उसका काम खाली नहीं करता, उसको समय समय पर अपग्रेड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एआई को आने से बहुत से नौकरियां जा रही है, लोगों के नौकरी छूट रहा है, कंपनियां लोगों को निकाल रही है। तो अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करिएगा तो कब आपके साथ ये हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको नए नए चीजें सीखना है, समाज में जो बदलाव हो रहा है उसके अनुसार बदलना है, अपने स्किल को बढ़ाना है, ग्रो करना है, रेगुलर अपग्रेडिंग करना है, जिसके कारण आपका करियर का विकास हो सके। अपग्रेड भी करना जरूरी है। चलिए, हमने अभी तक क्या सीखा इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसमें सीखा कि पहले तो आपको एक वर्क लिस्ट बनाना है, उसको कैटेगराइज करना है, ग्रुप बनाना है, हाई प्रायोरिटी टास्क का डिफिकल्ट टास्क, इस तरह से। फिर उसको प्लान बनाना है कि भाई वो काम करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट हो गया, मैन, मटेरियल और मशीन, क्या क्या चुनौतियां आएगा, उस चुनौतियों से कैसे ओवरकम करेंगे, उसकी पहले ही से व्यवस्था करना है। कितने पूंजी की जरूरत होगा उसका पहले से प्लानिंग करना है, कहाँ से पूंजी आएगा, कौन देगा, कहाँ से उतना पूंजी मिलेगा, अगर कोई समस्या आएगा तो उसका समाधान कैसे होगा। ये सब पहले से प्लानिंग करके कोई काम करते हैं तो जल्दी वो काम हो पाता है, वो काम जल्दी हो जाता है। और अपने ज्ञान को हमेशा इम्प्रूव करते रहना है, सीखते रहना है, अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहना है, अपडेट करते रहना है। ये सब बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा। तो हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ लिया, 52/17 सिस्टम, दूसरा मैनेज वर्क लिस्ट। अब हम लोग अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर है डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का भटकाव, आपका जीवन का भटकाव। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान भटकाने वाला कार्य, वैसे कार्य जो आपका मूल काम है, मूल फोकस वर्क है, जो आपका गोल से संबंधित वर्क है, उससे अलग ले जाए, आपका ध्यान आपको अलग ले जाए, जिसमें समय आपका बर्बाद करे, मूल फोकस से अलग ले जाकर, वैसे कार्य को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। जो आपको अटेंशन, आपका ध्यान को अलग ले जाए मूल विषय से, वैसे काम को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब हम कुछ गोल्डन स्टेटमेंट देख लेते हैं। योर फोकस डिटरमाइन योर रियलिटी, अभी मतलब आपका किस तरह से फोकस है, आपका आप किस काम में फोकस करते हैं, कौन कौन काम, वही आपका रियलिटी दिखाता है कि आप वास्तविक में क्या है, आपका फोकस पर निर्भर करता है। जैसा आप फोकस करिएगा वैसा आपका जीवन बनेगा। सक्सेस, सफलता का भी रिजल्ट होता है कि आप कंसिस्टेंट मतलब लगातार किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, किस पर विचार कर रहे हैं। अगर आप फोकस होकर अपने गोल से संबंधित कार्य पर फोकस होकर कार्य करिएगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सक्सेस फोकस का ही रिजल्ट है, सही दिशा में फोकस, सही दिशा में फोकस का रिजल्ट है सक्सेस। डिस्ट्रैक्शन में ध्यान भटकाने वाला कार्य,
बस सिंपल सा हिंदी में समझ लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, पहला प्रयास लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में वह फेल हो गया, तो उसके पास दो रास्ते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला प्रयास में वह फेल हो गया तो उसके पास दो रास्ते हैं। अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट का है तो फिर तैयारी करेगा, फिर और जोरों से तैयारी करेगा और ज्यादा पढ़ेगा और ज्यादा ध्यान दे के फोकस होकर तैयारी करेगा, और दूसरा अटेम्प्ट में वो पास होगा और ज्यादा मार्क्स से। लेकिन अगर निगेटिव माइंडसेट वाला है तो वो गिव अप कर देगा, कहेगा कि छोड़ो हमसे न होगा, और एक फेलुअर की भूमिका निभाते हुए उसको छोड़ देगा। फेलुअर जीवन में फेलुअर कहलाएगा। वही जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है वो हार नहीं मानेगा, दोबारा तैयारी करेगा। अगर मान ली दोबारा में भी फेल हो गया तो फिर दोबारा तैयारी करेगा, जब तक उसको मौका है तब तक तैयारी करेगा और जीवन में सफल होके दिखाएगा। अगर मान ली कि जितनी 4 बार चांस मिलता है उसमें भी नहीं हुआ तो फिर भी वो हार नहीं मानेगा, फिर जीवन में कोई और काम में तैयारी करेगा। इस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट बनना, जीवन का आपका सपेरा, जीवन में आपको दुख तकलीफ सब आएगा ही आएगा, उससे आप गिव अप कर दीजिएगा, हार मान के बैठ जाएगा तो आप फेलुअर कहलाइएगा, फेलुअर, असफल बन के रह जाइएगा। तो हर व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं। असफल बन के छोड़ देना बहुत आसान होता है। कोई काम करें या उसमें आप उससे हार मान के छोड़ देना बहुत आसान रहता होता है, लेकिन उस पर डटे रहना और उसमें जीत हासिल करना वही कहलाता है विजेता। मुश्किल होता है लेकिन जो मुश्किलों से लड़ गया उसी को विजेता कहते हैं। एगो कहावत, एगो कविता है हरिवंश राय बच्चन के, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक 12th फेल मूवी भी आई थी, उसमें भी दिखाया गया है कि दुख तकलीफ को आपको उसको बुरा मत मानो, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कितने तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं? दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे माइंड के अंदर, एक्सटर्नल मतलब माइंड के बाहर वाला। इंटरनल में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस में तनाव, आपके परिवार में कोई झगड़ा झंझट हो गया हो तो उसमें क्या होता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप कहूँ काम करते हो वहां मन नहीं लगा क्योंकि आपका माइंड में उस झगड़े वाला बातें सब फिगर घूमते रहता है। तो स्ट्रेस इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में आता है। उसके अलावा फटीग होता है, आप काम करते करते थक गए हो, अब नहीं करने का मन हो रहा, तो फटीग मीन्स तनाव, थकान। फटीग मीन्स थकान होता है, थक जाना। स्ट्रेस मीन्स, फटीग मीन्स होता है तनाव, स्ट्रेस मीन्स होता है भूल गए, अभी बताए थे। कोई बताएगा स्ट्रेस मीन्स? हाँ, तनाव याद आ गया। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, फटीग मीन्स होता है थकान। इलनेस मीन्स बीमारी, बीमारी के कारण भी आदमी फिर किसी काम में फोकस नहीं कर पाता है। जब बीमार हो उसको कोई पढ़ने के लिए करेगा तो उसका फोकस नहीं होता है, पढ़ने का उसका मन ही नहीं करेगा। ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के कारण है। कभी कभी कुछ कोई बात को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग करेंगे तो कोई काम में दिमाग ही नहीं लगेगा आपको, अब मतलब बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है ओवर थिंकिंग में। तो ओवर थिंकिंग भी डिस्ट्रैक्शन का कारण है। कभी कभी हम अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि यार हम तो बहुत गरीब हैं, हमको तो भगवान गरीब फैमिली में जन्म दे दिए, हमारे पिताजी अच्छे नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, कुछ पैसे नहीं देती है। इस तरह से हम निगेटिव सेल्फ टॉक भी करते हैं। इस तरह से निगेटिव सेल्फ टॉक भी आपके मनोबल को काफी नीचे ले जाता है, आपका डिस्ट्रैक्ट मन को भटकाता है, आप कोई काम करना चाहते हो उसमें फोकस नहीं होने देता है।
तो ये सब कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के उदाहरण है। इसके अलावा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है, बाहरी भटकाव। बाहरी में आपका आता है फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, लाउड नॉइस, अगल बगल कोई भोंपू बजा रहा हो, अगल बगल चोंगा बजा रहा हो, साउंड बजा रहा हो, शादी वादी क्या दिन हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सब बजा बजा के आपको पढ़ने नहीं देगा। या घर में आपका कोई फैमिली मेंबर टीवी चला रहा हो तेज आवाज में, तो हो गया लाउड, तेज नॉइस। ऑफिस का गॉसिप, आप काम कर रहे हैं, अगल बगल आपका सहकर्मी गॉसिप करने लगा तो उसका ध्यान आपको खींच लेगा, आपको काम से भटका देगा उसकी बातें। इसके अलावा ईमेल भी आता है, वो भी ध्यान भटका लेता है। तो इस सब का आपका सही तरीका है कि आप नोटिफिकेशन बंद रखिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई ग्रुप है तो उसको ऑन रख सकते हैं, बाकी सबके बंद रखिए। तो ये रहा इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का कुछ उदाहरण। आप लोगों को समझ में आ गया? इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का उदाहरण समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी 2 चैप्टर अभी और पढ़ने हैं। हम लोग काम के दौरान डिस्ट्रैक्ट क्यों फील करते हैं, डिस्ट्रैक्ट अनुभव क्यों करते हैं? इसके कुछ कारण है। एक तो होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, हमारी इच्छा नहीं है कोई काम करने का, वैसा काम हमको दे दिया जाता है तो हमारा उस पर ध्यान लगता नहीं है, इधर उधर भटकते हैं, मन नहीं करता करने का। अब कुछ लोग को पुअर अटेंशन होता है, मतलब कहूँ ध्यान लग ही नहीं पाता, तो उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, उसके फैमिली में कोई इश्यू हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके कारण उसका ध्यान नहीं रखता, या हेल्थ इश्यू हो सकता है, उसका स्वास्थ्य सही न हो, इमोशनल फैटिग भी हो सकता है, उसको मानसिक रूप से किसी कारणवश परेशान हो, या उसके आसपास बहुत नॉइस हो, लोग ज्यादा गप्पा मार रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, तो ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट फील करवाता है, डिस्ट्रैक्ट का अनुभव करवाता है। अब डिस्ट्रैक्शन को हम दूर कैसे करें, डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करें? ओवरकम, इसके लिए आपको पहले अपने माइंड में गोल तय करना है, गोल ओरिएंटेड आपको टास्क की सूची बनाना है। आपका मन में बेकार की बातें क्लटर है उसको निकाल फेंकना है, इधर की बातें को अपने जो फोकस रखने के लिए आपको एक कार्यों की सूची बनाना है जो कि गोल से संबंधित हो। आपको डिसिप्लिन बनाना है, जो भी सूची बनाए, टाइम टेबल बना लिए काम करने का, उसको पालन करना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, केवल बनाने से नहीं, उस पर डिसिप्लिन पर काम भी करने होंगे। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क में आपको विभाजित करने हैं अपने काम को। अर्जेंट वैसे काम को कहते हैं जिसको उसी समय करना हो, डिमांडिंग अटेंशन, उसी समय उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसी समय करना हो। इंपॉर्टेंट वैसे काम होते हैं जो कि आपको लंबे समय में अच्छे रिजल्ट वैल्यू देते हैं, अच्छा ज्यादा रिजल्ट देते हैं। आपको सोशल मीडिया के प्रेशर को कम करना है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया, आपका फोन ही सबसे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान भटकाता है। इसके लिए आपको 0 नोटिफिकेशन चैलेंज लगाना है। आपका मोबाइल का सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो और आप तय करो कि दिन में कब आपको मोबाइल देखना है, 1 घंटा 1.5 घंटा, उतने वही समय में मोबाइल को केवल देखो। 1 घंटा दिन में सोशल मीडिया देखना बहुत बहुत समय हो जाता है नोटिफिकेशन देखना, लेकिन आप पूरा नोटिफिकेशन ऑन रख के बार बार डिस्टर्ब होते हो रहते हो, उससे आपका माइंड का फोकस बहुत बिगड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं 0 नोटिफिकेशन चैलेंज, मतलब आपका मोबाइल का सारा नोटिफिकेशन बंद कर देना, दिन में 1 घंटा निश्चित करके उसी समय केवल देखना। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है, ट्रेन। इसके लिए आप ब्रेन को ट्रेन करने वाला गेम खेल सकते हैं। चेस आता है, चेस यानी शतरंज, पजल्स गेम्स होते हैं, पजल्स गेम्स, फोकस बूस्टर गेम भी आते हैं, फोकस बूस्टर गेम, चेस आते हैं, और भी ऑनलाइन गेम्स रहते हैं जो आपको ध्यान को फोकस करते हैं। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो कितना ध्यान उसमें देते हैं, कितना फोकस रहता है, लगता है कि थोड़ा सा गलती से आप उसमें लूज हो जाते हैं, फिर से आपको खेलना पड़ता है। तो गेम खेलने से फोकस बढ़ता है।
लेकिन उसमें भी अच्छे गेम खेलने हैं। गेम आपको स्ट्रेस को कम करता है, आपको फोकस को बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को शार्प करता है, तेज करता है। आपको इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सोना भी जरूरी है। जब आपका नींद पूरा रहता है तब आप काम पर फोकस कर पाते हैं। आपका माइंड माइंड फ्रेश होता है। अगर नींद पूरा होता है तो आप काम में भी एक्टिविटी बढ़ जाता है, आप एक्टिव रहते हैं, फुर्तीला रहते हैं, काम भी तेजी से कर पाते हैं। जब आपको नींद नहीं पूरा होता तो आप स्लीपी रहते हैं। तो आपको नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। आपको 6 से 8 घंटा नींद लेने की जरूरत होती है। आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। मल्टीटास्किंग में होता है मल्टी मिस अनेक, टास्क मिस काम। एक समय में अनेक काम को बोलते हैं मल्टीटास्किंग करना। आपको एक समय में एक ही काम पर फोकस करना है, जिसके कारण आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये 7 है डिस्ट्रैक्शन को कम करने का कुछ उपाय। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन को हमेशा के लिए खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रख सकते हैं। जब आप फोकस वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उस समय साइलेंट में रख दीजिए। या मोबाइल में फोकस मोड भी रहता है, उसको भी रख सकते हैं। या मोबाइल को बंद कर दीजिए। बंद तो कोई करता नहीं आज के समय में, तो साइलेंट मोड में डाल सकता है, फोकस मोड में डाल सकता है, फ्लाइट मोड में डाल सकता है। फ्लाइट मोड में तो बंद जैसा ही हो जाता है। तो आपको जितने फोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। और अगल बगल वाले को, अगर कोई कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो अगल बगल आपके घर में जो सदस्य है उसको बता दीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब न करे। जैसा कि अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हम बाहर जो भी लोग हैं उसको बता दिए कि पढ़ाई के दौरान कोई डिस्टर्ब मत करना। इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने हैबिट्स, आदत को ट्रैक करना, उस पर ध्यान देना है कि आप कहाँ भटकता है, आपका ध्यान कहाँ भटकता है। जो काम में ध्यान भटकता है उसकी लिस्ट बनानी है। भाई एक लिस्ट बनाएंगे कि हम एक काम में भटकते हैं, क्या क्या आप कौन कौन सा काम है जो आपका ध्यान भटकाता है, उसकी लिस्ट बनाइए। इसके साथ साथ आपको पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। आपको डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसको पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में रूपांतरित करिए। लाइट म्यूजिक सुनिए, वॉक करिए, या कुछ हेल्दी स्नैक खाने में खा सकते हैं। ये सब हो गया पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। मतलब जो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तो अच्छे काम में करें, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। तो आपका डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का भटकाव, आपके जीवन का आपके जीवन में जो भटकाने वाले काम है आपको गोल से, वैसे कार्यों के बारे में हमने डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ टॉपिक में पढ़ लिया। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ चैप्टर अब समाप्त होता है। अगला चैप्टर है हाउ टू से नो। हाउ टू से नो, ना कैसे कहें, ना कैसे कहें। इस चैप्टर की शुरुआत हम एक गोल्डन स्टेटमेंट से करते हैं। इफ यू प्लीज ऑल, इफ यू प्लीज ऑल यू विल प्लीज नन। मतलब क्या हुआ, यदि आप सबको खुश करोगे तो किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। यदि आप अब सबको खुश करने के चक्कर में रहोगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। आप कितना अच्छा काम कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते। कोई न कोई व्यक्ति होगा जो आपको अच्छे काम से भी दुखी होगा ही। इफ यू प्लीज ऑल यू विल प्लीज नन। सबको, यदि आप सबको खुश करोगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। वैसे व्यक्ति जो हमेशा हाँ हाँ करते रहता है, हर बात में हाँ ना बोल ही नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं यस मैन। उसको बोलते हैं यस मैन। वैसे व्यक्ति जो हर काम में हाँ बोलता है, ना बोल ही नहीं पाता, उसको बोलते हैं यस मैन। हमेशा हाँ बोलने का यह कदापि मतलब नहीं होता कि वो व्यक्ति बहुत दयालु है, सब बहुत उपयोगी, सबको मदद करने वाला मददगार है, कदापि नहीं होता। और ना बोलने का भी मतलब कदापि नहीं होता कि वो आदमी क्रूर है।
सबको आदर निरादर मतलब आदर नहीं किस करता सबका, वह आदमी क्रूर है, रूड है, ये भी नहीं होता। अगर आप ना बोलते हैं तो आप अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं। आप किसी न किसी को हाँ बोल रहे होते हैं, जब आप ना बोलते हैं किसी व्यक्ति को आप ना बोले तो आप अपने काम को हाँ बोले, अपना काम पर ज्यादा ध्यान पे दे पाते हैं। आप एक मोर इफेक्टिव लीडर की जैसा बन पाते हैं, मोर इफेक्टिव प्रभावी लीडर मिस्टेता, आप अपने आप को मोर इफेक्टिव लीडर जैसा बना पाते हैं। आपको अपने आप को ओवर कमिटमेंट से बचाते हैं। कभी कभी सबको हाँ कर कह दीजिएगा, लेकिन आप वो काम पूरा कर ही नहीं पाएगा तो आपका ट्रस्ट उसके प्रति घट जाएगा। तो आप ओवर कमिटमेंट से अपने आप को बचाते हैं। जब आप उस काम को नहीं कर सकते तो ना बोलना चाहिए, हमेशा हाँ वाली आदत नहीं बनानी चाहिए। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ पूरा खाना पीना खा लिया, मस्ती करके पार्टी मना के खाना पीना खा लिया, घर आया तो उसकी वाइफ खाना बनाई हुई थी, पूछी खाना खाने के लिए तो घर पर भी खा लिया। अब उसका रिजल्ट हो गया कि उसका तबीयत बिगड़ गया। तो इसमें किसकी गलती हुई? उसको फ्रेंड को जो उसको पार्टी में खाना खिलाया, उसकी वाइफ को जो उसको घर पर खाना खिलाया, या उसकी खुद की जो कि उस खाना खाए हुए भी था फिर भी फिर से खाना खा लिया, ना बोल पाया। उस व्यक्ति की ही गलती है। अगर वह व्यक्ति बाहर से खाना खा के आया था तो वो अपनी वाइफ को बोल सकता था कि हम खाना खा के आए हैं, खाना आज नहीं खाएंगे, हम खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा हुआ है। अब अगला सवाल है कि लोग ना क्यों नहीं बोल पाते हैं, ना बोलने से क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है? ना बोलने से उसको खुद से क्यों संघर्ष करना पड़ता है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। फियर ऑफ रनिंग रिलेशन, उसको लगता है कि ना बोलने से हमारा संबंध खराब हो जाएगा। उनको लगता है कि ना बोलने से हमारा संबंध खराब हो जाएगा। अगर दोस्त है, दोस्त कुछ कहा उसमें ना बोले तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। इस तरह से उनको लगता है कि ना बोलने से हमारा संबंध खराब हो जाएगा, ना बोलने से हमारा इमेज खराब हो जाएगा। दोस्तों के बीच या सगे संबंधियों के बीच हमारा जो तस्वीर बना हुआ है, हमारी जो इमेज बना है वो उसकी मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी वह इमेज खराब हो जाएगा। हमें जो हमेशा हेल्प करने की आदत है उसकी मिट्टी उसमें दिक्कत हो जाएगा। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की आदत, कल्चर कंडीशन, हमारे जो कल्चर में हमेशा लोगों को मदद करना सिखाया गया वो उसको वो दिक्कत करता है उसको ना बोलने से। कभी कभी उसका जमीर भी कचोटता है, वो ना बोल ही नहीं पाता है। वह सच में हेल्पफुल नेचर का हो, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति हो, तो उसको ना बोलने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी वो बॉस, अगर कोई कर्मचारी है तो उसको बॉस के सामने ना बोलने में बहुत दिक्कत होती है। यार बॉस को कैसे ना बोल जाए, उसको प्रेशर होता है कि वर्क बैलेंस पर, बॉस को कैसे बोल सकते हैं ना। ये सब कुछ कारणे हैं जिसके कारण लोग ना नहीं बोल पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ना को हम सही राइट वे में ना कैसे बोले, राइट वे में ना कैसे बोले, राइट वे टू से नो, ना बोलने का सही तरीका। तो पहला है गिव ए वैलिड रीजन, आपको वैलिड रीजन देना है ताकि आपका नो लगे जेन्यून। जब आप वैलिड रीजन दीजिएगा तो आपका नो जो ना बोल रहे हैं वो जेन्यून लगेगा। जेन्यून मीन्स असली। बी ऑनेस्ट अबाउट योर करेंट सिचुएशन, अभी का जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसके बारे में आप ईमानदार रहिए, सही से बताइए। क्लियर एक्सप्लेन करिए आपका जो भी है रीजन, जो कारण है जिसके कारण जो काम मिला है अगला वो नहीं कर पाएंगे, उसका क्लियर दम स्पष्ट से समझाइए। आपका रीजन वैलिड होना चाहिए ताकि आपका ना लगे जेन्यून मतलब असली। ऑफर ए अल्टरनेट सोल्यूशन,
ऑफर एन अल्टरनेट सोल्यूशन, अल्टरनेट सोल्यूशन दीजिए ताकि आपका ना लगे जेन्यून, जेन्यून में असली लगे। आप ऑफर दे सकते हैं कि अगर हम आपको अगर आप अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए पर काम कर रहे हैं, आपका बॉस ने प्रोजेक्ट बी दे दिया और प्रोजेक्ट बी के बारे में ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, उसको करने का तजुर्बा नहीं है, तो आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि अगर वो जो आपका जो भी सहकर्मी है उससे काम करवा लीजिए, वो अच्छा ही काम को कर सकते, उसका नाम रिकमेंड कर सकते हैं, तो आपका बॉस उससे काम करा लेगा और आप पर बॉस का आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा कि आप सही से बता दिए। आपको रीजन के साथ बताना है, सोल्यूशन देना है अल्टरनेट के साथ है, तो वो आदमी इसको कर सकता है अच्छा रिस्पॉन्सिबल, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल की भूमिका निभाएंगे, आपका न जेन्यून लगेगा, आपका बॉस इससे नाराज नहीं होगा, बशर्ते आप सही व्यक्ति को के बारे में बताएंगे जो उस काम को अच्छे से कर सके। तो अल्टरनेट सोल्यूशन दो, ऑफर एंड अल्टरनेट सोल्यूशन ताकि आपका नो लगे जेन्यून। तीसरा है शो योर वर्कलोड, आप अपने करेंट वर्कलोड के बारे में बताइए कि अभी हम मुझे इतने सारे काम करने हैं, अभी जो मुझे इतने सारे काम करने हैं, अगला काम हम ले लेंगे तो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं इसको पूरा करने में दिक्कत होगा, ये काम अभी इम्पोर्टेंट है करने, तो आप अपने करेंट सिचुएशन के बारे में बताइए, दिखाइए कि आपने जो अभी काम लिया इसको पूरा करना जरूरी है, ताकि आपका नो लगे जेन्यून। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस, आप अपने एक्सप्लेन करिए आपको कॉन्सिक्वेंस क्या, कि अभी आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा नया काम ले लेंगे तो अभी जो काम कर रहे थे वो काम पूरा नहीं होगा तो उससे क्या समस्या आएगी, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या समस्या आएगा, क्या इफेक्ट आएगा बुरा, उसके बारे में बताइए कि नया टास्क आपको पुराना करेंट जो अभी टास्क उस पर क्या समस्या ला सकता है अगर इसको करेंट टास्क को पूरा नहीं करेंगे जो, तो आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सिक्वेंस को ताकि आपका नो लगे जेन्यून, जेन्यून में असली लगे आपका नो। शेयर योर डायलेमा, डायलेमा में होता है दुविधा, अब आप अपनी दुविधा के बारे में बताइए ताकि आपका नो लगे जेन्यून, आपके मन में जो दुविधा चल रहा है उसके बारे में बताइए। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में और मतलब शाम के आपको छुट्टी के टाइम होने वाला है और आपको कोई बॉस काम दे, जबकि आपको घर जाना जरूरी है, घर पर आपका बच्चे का बर्थडे है, तो आप दुविधा में पड़ जाइएगा कि अगर एक काम करने लगे तो हमारा वहाँ बर्थडे में बहुत लेट हो जाएंगे, घर पर भी लोग नाराज हो जाएगा, तो आप इस दुविधा को अपने बॉस को बता दीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे काम है सर, आपका काम हम कल कर देंगे, तो आप अपनी दुविधा के बारे में बता दीजिएगा, तो आपका नो ना आप काम तो नहीं कर पाए लेकिन वो आपका नो जेन्यून लगेगा। तो ये 5 रीजन है, रीजन बता के आप ना बोलिएगा तो आपका ने न जेन्यून लगेगा, आप जिसको ना बोल रहे हैं वो व्यक्ति नाराज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली खाली ना बोल दीजिएगा तो वो नाराज हो जाएगा। आपको ना बोलने से क्या फायदा होगा, आप ना बोल के आप अपने समय का वैल्यू करते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दोस्त बुला के बोल आ गया, आप दोस्त बुलाने बोला बोलने लगा कि चलो खेलने, अगर आप खेलने चले जाएंगे तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो पढ़ाई हो नहीं पाएगा, वो तो टास्क पूरा हो नहीं पाएगा, तो आपका उस समय बर्बाद चला जाएगा, आपका काम हो नहीं पाएगा, उसका हो सकता है कल को दिन आपको नहीं पूरा होने से उसके कारण आपको दंड मिले। तो अगर आप ना बोल के अपने समय का वैल्यू देते हैं, आप इससे निगेटिव लोगों से दूर रहते हैं जो आपको बेकार के काम में लेके चल जाता है, आपका समय बर्बाद करवाता है, वैसे लोगों से भी आप दूर रहते हैं ना बोलकर, आप अपना रेस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ना बोलकर आप बहादुरी वाला काम करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति आपको लोभ देगा और उस समय अगर हाँ बोलेंगे तो आप फंस जाते हैं, कुछ गलत काम करने के लिए भी लोभ देगा,
और उसमें हाँ बोल देते हैं और कर देते हैं, तो उसका बाद में रिजल्ट बहुत बुरा होता है, बुरी तरह से आप फंस जाते हैं। तो अगर वैसे व्यक्ति कोई आपको बोले काम गलत काम करना तो आप ना बोले, तो वहां आप बहादुरी वाला काम कर पाते हैं। आप अपने विजन पर फोकस रख पाते हैं, अपने विजन को क्लियरिफाई कर पाते हैं कि मुझे भाई एक गलत काम नहीं करना है। आप एक करेज दिखा पाते हैं, साहस, आप में एक स्ट्रांग लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। आप ना बोलकर, आप ना बोल के आप अपने रिलेशनशिप भी बचाते हैं। आप अगर सही रीजन किसके साथ बोलते हैं ना सही तरीके से, तो आप रिलेशनशिप बचा सकते हैं। आप हाँ बोल दिए लेकिन जो कमिटमेंट हाँ बोल के कर दिया वो पूरा नहीं करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप अब बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। लेकिन आप सही कारण से ना बोले तो आप इसका रिलेशनशिप बच भी जाता है। आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा महत्व दे पाते हैं। आपको ना ना मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना, तुरंत नहीं बोलना, उसको आपको रीजन के साथ बोलना है। और कोई कुछ बोला डायरेक्ट बोल दिए तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स करना। जैसे ही कोई कुछ बोला तुरंत बोल देना, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोला उसके बारे में सोचे, उसको सुन के ध्यान से सोचे, विचार करके फिर हम उसका जवाब दिए, तो उसको बोलते हैं रिएक्ट करना। अगर हम डायरेक्ट बोल दिए, सॉरी यहाँ गलत बोल दिए, डायरेक्ट बोल देने को बोलते हैं रिएक्ट करना, सोच विचार करके बोलने को बोलते हैं रेस्पॉन्स करना। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोला तुरंत हम उसका जवाब दे देते हैं तो हो गया रिएक्ट करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोला उसको हम मन में सोच मतलब सुन लिए, सुन के उस पर विचार किए, विचार करके जवाब दिए, तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स करना। तो हम लोग कभी कभी डायरेक्ट तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो उसमें गलत बोल देते हैं, बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो अगर कोई चीज किसी को जवाब देना कोई बात को, तो पहले उसको सोचिए विचारिए, थोड़ा समय लीजिए, तब जाके बोलिए, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। ना बोल के आप अपने प्रोफेशनल और इमोशनल बाउंड्री को भी बचाते हैं। आप अपने समय का महत्व देते हैं, आप अपने काम का महत्व देते हैं, और आपको अपने स्टैंड पर भी कायम रहना है। अगर आप ना बोल दिए तो ना बोलना ही नहीं कि कभी ना बोल के फिर वही बात की कोई दोबारा दूसरा व्यक्ति पूछने आए तो उसमें हाँ बोल देना है, नहीं। आप एक बात पर फोकस रखिए, जो बोल दिए उस पर कायम कायम रखना है। कहा जाता है कि सदुक रघुकुल रीत, आप लोग सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस तरह जो आप बोले उस वचन पर आपको कायम रहना है। राम रघुकुल वंश के थे, तो उन्हीं में के बारे में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के लिए मतलब प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। आपको भी अपने जो बोल रहे उस पर कायम रहना है। बात बात में बदलने वाले लोगों की इज्जत नहीं होती। आपको ऐसा भी करना है, अगर हमेशा हर बात में ना बोलना है, कभी हाँ कभी ना, कहा कभी जरूरत हो तो कभी कभी हाँ भी बोलिए। ऐसा नहीं कि हमेशा हर बातें में ना बोले, तो नो पीपुल के कैटेगरी में आ जाइएगा, फिर आपको कभी कोई पूछेगा भी नहीं। तो आपको ना और हाँ के बीच में बैलेंस भी रखना है। आपको इसमें क्या करना है, आपको ना बोलने की प्रैक्टिस करना है रीजन के साथ। इसमें 5 रीजन है। एक तो रीजन देना, दूसरा है अल्टरनेट यानी विकल्प देना, रीजन में कारण देना, वर्कलोड में करेंट काम को बारे में बताना, करेंट काम छोड़ के दूसरा नया काम ले लीजिएगा तो उस पर अभी के करेंट काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंस बताना, डायलेमा में होता है दुविधा बताना। ये सब रीजन दे के आप ना बोलिएगा तो आपका ना वैलिड हो जाएगा, जेन्यून लगेगा। अगला चैप्टर है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। इसे हम एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। आप केवल बिजी मत रहिए, आप प्रोडक्टिव बनिए। हाई परफॉर्मेंस इज नॉट ए ड्यूटी, इट इज एटीट्यूड। हाई परफॉर्मेंस कोई ड्यूटी नहीं है, यह एक रवैया है, एटीट्यूड है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य आज आप क्या करते हैं इसी पर ही
निर्भर करता है। आपका आज आपका भविष्य बनाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बिजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी प्रोडक्टिव है, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है। कुछ लोगों का आदत होता है बिजी रहना, लेकिन वह प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता, वैसे लोगों को बोलते हैं बीडीएन, जो कि बिजी तो है लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता, बेकार के काम में बिजी है। तो बीडीएन वैसे लोगों को बोलते हैं बिजी डूइंग नथिंग, कर तो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं रहा लेकिन कुछ में बिजी है, बेकार के कामों में। प्रोडक्टिव पीपुल, प्रोडक्टिव लोग अपने समय का सोच विचार करके मैनेज करते हैं, उसमें रणनीति बना के उसका अपने समय का प्रबंधन करते हैं। हाईली प्रोडक्टिव लोग का कुछ हैबिट होता है, कुछ आदतें होती है। पहला आदत होता है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा होता है गोल अवेयरनेस, तीसरा होता है रिस्पेक्ट फॉर टाइम, चौथा होता है डिजायर टू इम्प्रूव। अब एक एक करके सभी के बारे में देख लेते हैं। हाईली प्रोडक्टिव पीपल अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानता है, उसके प्रति सेल्फ अवेयरनेस रहता है। आत्म जागरूक, अपने स्ट्रेंथ, उसकी क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, क्या ताकतें हैं, उसके बारे में उसको पता होता है। उसको अपने गोल के बारे में स्पष्ट पता होता है, उसको आपको जीवन में करना क्या उसके बारे में स्पष्ट पता होता है। वह अपने और दूसरे के भी समय की कदर करता है, अपने और दूसरे के समय की वैल्यू करता है, कदर करता है, वैल्यू करता है। वह अपने आप को आगे अपग्रेड करने में भी ध्यान देता है, लगातार कुछ न कुछ सीखते रहता है, अपना विकास करते रहता है, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की, सुधार करने की इच्छा होती है, इसके लिए वह लगातार पढ़ते रहता है, अपने आप का विकास करते रहता है। तो एक कुछ हैबिट यानी आदतें हैं हाईली प्रोडक्टिव लोगों का, हाईली प्रोडक्टिव पीपल का। पीपल मीन्स लोग। अब हम लोगों ने प्रोडक्टिव बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी होता क्या है उसे हम एक डिफिनीशन से समझ लेते हैं। आउटपुट बाय एन इंडिविजुअल और टीम इन ए डिफिनिट टाइम, एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति या किसी समुदाय टीम द्वारा दिया गया आउटपुट, किया किसी व्यक्ति या किसी टीम द्वारा एक निश्चित समय में जो आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है यूनिट प्रोड्यूस भागा प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूला होता है यूनिट प्रोड्यूस भागा आवर स्पेंड। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस बाय आवर स्पेंड, मतलब एक घंटे में उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया, कितने यूनिट बनाया, वह प्रोडक्टिविटी की फॉर्मूला होती है। अगर कोई व्यक्ति 5 घंटे में 25 यूनिट बना रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 25 भागा 5, यानी 5 यूनिट पर आवर। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे में 50 प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 50 भागा 10 यानी 5 यूनिट पर आवर। इस तरह से प्रोडक्टिविटी निकाला जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का यूनिट बदलते रहता है, कभी लेबर प्रोडक्टिविटी में भी निकलता है, कैपिटल, टोटल फैक्टर, प्रोडक्टिविटी की यूनिट बदलते रहता है। अब टाइम डिवीजन प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसे हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो समय को हम 3 जोन में विभाजित करते हैं, ग्रीन टाइम, येलो टाइम और रेड टाइम। आप जितना काम करते हैं पूरे दिन में उसका 50% समय को हम ग्रीन टाइम में रखते हैं। ग्रीन टाइम में हाई वैल्यू गोल अचीविंग वर्क होता है, जो कि आप वैसे काम होता है जो हाई वैल्यू का हो, आपको गोल की तरफ ले जाने वाला हो, वैसे काम को हम ग्रीन टाइम में रखते हैं। इसमें सेल्स कॉल आते हैं, रिप्रेजेंटेशन देना आता है, क्रिटिकल डिसीजन लेना आता है, इन्वेस्टर के साथ मीटिंग आता है, या आपका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करना आता है।
जो आपको ज्यादा रिजल्ट दे, आपको आगे डेवलप करे। हाई वैल्यू गोल ओरिएंटेड टास्क आता है आपका ग्रीन टाइम में। येलो टाइम में आता है ग्रीन टाइम को सपोर्टिव करने वाला काम, इसको सेमी प्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। ग्रीन टाइम को बोलते हैं हाईली प्रोडक्टिव टाइम, येलो टाइम को सेमी प्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। इसमें रिपोर्ट बनाना हो गया, टीम मीटिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, प्रिपरेशन हो गया। ये इसमें वैसे काम आता है जो कि आपको ग्रीन टाइम के लिए तैयारी करने में यूज होता है, उसको सपोर्ट करने में यूज होता है। और होता है लास्ट होता है रेड टाइम। रेड टाइम 5 से 10% होता है आपको टोटल वर्किंग आवर का। और येलो टाइम होता है 40 से 45% आपका टोटल वर्किंग आवर का। रेड टाइम में आप क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, आप गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से, सोशल मीडिया पर चैटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर चैटिंग करते हैं, अनऑफिशियल अनप्रोडक्टिव काम करते हैं। ये रेड टाइम हमारा प्रोडक्टिविटी को घटाता है, इसे हमें कम करनी है। प्रोडक्टिविटी आपका हाई हो जाएगा जब आप सोच विचार करके आप अपने समय को मैनेज करिएगा और अपने ग्रीन टाइम को बढ़ाइएगा, रेड टाइम को आपको घटाइएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। आपको हाई परफॉर्मर बनने के लिए क्या करना है, आपको रेड टाइम को कम करना है। आपका वैसे काम जो कि अनप्रोडक्टिव हो, जो आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं देता हो, आपका ध्यान भटकाता हो, उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है। आपका येलो टाइम है जो कि हाईली प्रोडक्टिव काम में सपोर्ट करता है, उसको भी ऑप्टिमाइज करना है। और आपका जो हाईली प्रोडक्टिव टास्क उसको मैक्सिमाइज करना, उसको बढ़ाना है। आपका जितना वर्किंग आवर है टोटल उसका कम से कम उसको 50% तक ले जाने की कोशिश करना है वर्किंग आवर का। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो आपका ग्रीन टाइम को 5 घंटे तक ले जाना है। जो आपको ज्यादा रिजल्ट देता है वैसे कार्य को आपको बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, वैसे काम को बोलते हैं, वैसे काम में लगने वाले समय को बोलते हैं ग्रीन टाइम। और ग्रीन टाइम को सपोर्ट करने वाले काम में लगने वाले समय को बोलते हैं येलो टाइम। और डिस्ट्रैक्टिव काम और अनप्रोडक्टिव काम में लगने वाले समय को बोलते हैं रेड टाइम। तो रेड येलो टाइम के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, रेड टाइम को खत्म करना, मिनिमाइज करना, कम से कम करना है, येलो टाइम को ऑप्टिमाइज करना है और ग्रीन टाइम को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना है। तो आपका पूरे दिन के जितने वो आप वर्किंग आवर उसको रेड येलो ग्रीन टाइम में विभाजित करके आपको इसका यूज करना है और हाई परफॉर्मेंस बनना है। इस तरह से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो आज हम लोगों ने सीखा 52/70 सिस्टम, 52/17 पद्धति। सिस्टम मिस होता है पद्धति। 52/17 सिस्टम के बारे में हम लोगों ने सीखा। मैनेज वर्क लिस्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन से ध्यान भटकाने वाले काम के बारे में हम लोग सीखा। और ना कहने, हाउ टू से नो, ना कैसे कहे, इसमें हम लोगों ने सीखा ना कहने का सही तरीका। और लास्ट में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। तो आज के क्लास यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।